चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी हमारे क्लास 12 सोशियोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि भाई हमारे इंडिया की जो रूरल सोसाइटी है, मतलब हमारे विलेजेस है, वहां पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। आप सभी को पता है, अगर आप कभी भी अपने गांव जाते हैं तो शहर में और गांव में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे काम करने के तरीके में और हमारे जिंदगी जीने के तरीके में हमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। जरूरी नहीं जो चेंजेस एक शहर में आ रहे हैं वही चेंजेस हमें गांव में भी देखने को मिलेंगे, या जरूरी नहीं जो प्रैक्टिसेस एक गांव में है वही प्रैक्टिसेस हमें शहर में देखने को मिलेंगी। बहुत डिफरेंट सोसाइटी, बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि अगर हम स्पेसिफिकली रूरल सोसाइटी की बात करते हैं, रूरल इंडिया की बात करते हैं, तो वहां पर क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं और क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। इस वीडियो को बस एंड तक देखते रहिए, इसके बाद और कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा चालू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। कोशिश करते हैं रूरल इंडिया को समझने की। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंडिया में भाई हमें लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। वही यहाँ दिया हुआ है कि इंडिया एज अ प्रीडोमिनेंटली रूरल सोसाइटी। ब्रिटिश आए उससे पहले से हमें इंडिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। 69% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। अगर हम 2011 सेंसस की बात करते हैं, मतलब मेजॉरिटी इंडियंस ऐसे हैं जो आज भी रूरल एरियाज में रहते हैं, एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, ज्यादातर सिटीजन डिपेंडेंट हैं किस पर? एग्रीकल्चर पर, या इसी से रिलेटेड जो भी काम होता है उस पर अपने लाइवलीहुड के लिए। आपके पहचान में कोई ना कोई होगा जो फार्मर होगा या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड वो काम करते होंगे। इनफैक्ट अगर आप शहर में भी रहते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि शायद पहले वो गांव में रहते थे, या उनके जो मदर फादर थे वो गांव में रहते थे, या फिर उनका कुछ ना कुछ तो रूरल सोसाइटी से कनेक्शन था। एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब जिस लैंड में हम खेती करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। वो सबसे बड़ा एसेट है भाई। अगर वो नहीं होगा तो उसके बिना फिर आप खेती किसानी कैसे करेंगे। वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, तो प्रॉपर्टी का भी वो काम करता है, और भाई मेन रिसोर्स भी है, क्योंकि उसके बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एग्रीकल्चर सिर्फ लाइवलीहुड नहीं है कि हम खेती किसानी करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, ऐसा नहीं है। वो जिंदगी को जीने का एक तरीका ही है। अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। एग्रीकल्चर ये ड्राइविंग फोर्स है उनकी जिंदगी का, तो एक वे ऑफ लाइफ है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। आपने नोटिस करा होगा, इसको हम वे ऑफ लाइफ बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से लिंक्ड हैं। जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस की भी यहाँ पर बात करी जा रही है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आता है जो न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि भाई पोंगल, बिहू, बैसाखी। हमारे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन में आपने देखा होगा अलग अलग सेलिब्रेशन किया जाता है। इन न्यू ईयर सेलिब्रेशन में क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है जो मेन हार्वेस्ट हमारा सीजन होता है, मतलब वो समय, वो महीना, वो समय जब सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमें बताता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है वो आज भी एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। हमारा वे ऑफ लाइफ ही हमारा एग्रीकल्चर रहा है। इसके बाद ये चीज भी हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि जो हमारी रूरल इकोनॉमीज हैं, जो भी हमारा रूरल एरिया में इनकम जनरेट होता है, वहां पर हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है आर्टिसंस वगैरह को। पॉटर्स वगैरह हो गए, आयरन स्मिथ्स हो गए। आपने देखा होगा ये काम बहुत चलता रहता है गांव वाले एरियाज में। उन लोग ये सारी चीजों को भी ट्रेडिशनल वे से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। इससे क्या होता है भाई, हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि एक हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। जो भी रूरल एरियाज है वहां पर ऐसा नहीं है कि हर कोई सिर्फ खेती किसानी कर रहा है। कोई खेती किसानी कर रहा है, कोई उससे रिलेटेड काम कर रहा है, कोई उसके अलावा अलग काम कर रहा है। वहां पर ब्रिक्स वगैरह भी बनती हैं, पॉट्स वगैरह भी बनते हैं, जैसे आयरन स्मिथ का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। और यही चीज आपको एक और जगह पर देखने को मिलती है, और वो क्या है? इंडिया के कास्ट सिस्टम में। जैसे कि यहाँ पर सर्विस कास्ट की बात करी गई है। हमने और भी चैप्टर में बहुत अच्छे से सोशियोलॉजी में इस चीज को कवर करा है कि इंडिया में पास्ट में ऐसा होता था कि अगर आप इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो यही आपको काम करना है। मतलब अगर आप एक मछुआरे के बेटे हैं तो आपको भी वही मछली वाला ही काम करना है। अगर आप एक बार्बर के बेटे हैं तो आपको भी बार्बर का काम करना है। मतलब स्पेसिफिक ऐसी जातियां होती है जिनको बोल दिया जाता है कि आपका यही काम है,
आपको इसलिए ही जाना जाता है, आपको यही काम करना है। तो इंडिया में जो ये हमें ऑक्यूपेशन में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इस ऑक्यूपेशन डाइवर्सिटी में भी कास्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड है, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है हमारे कास्ट सिस्टम में। अब क्या हो रहा है भाई, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है ना, जो पहले समय से चलते हुए आ रहे हैं, वो डिक्लाइन कर रहे हैं। क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं? ब्रिटिश इंडिया में आए, वो इंडिया में आए तो उसके बाद हमने ये भी 9th 10th में पढ़ा हुआ है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वगैरह आए, इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, बाहर बनता था, वापस इंडिया आता था। तो जब इतना सारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आने लगा तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं बहुत खतरे में आ गई थी, लोगों को नहीं चाहिए था, लोगों का कहना था बहुत आ चुका है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया था। तो इस चक्कर में जो हमारा पुराना ऑक्यूपेशनल ट्रेडिशन जो चल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं हमारा खत्म हो गया। आज के समय अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये अर्बन एरिया से कनेक्टेड है, रूरल अर्बन कनेक्शन आ गया, ये हम सबको पता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बहुत सारे रूरल रेसिडेंट्स, वो लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, वो पैसा वगैरह कैसे कमाते हैं? नॉन फार्म एक्टिविटीज करके, जैसे वो फैक्ट्री वगैरह में काम करेंगे या गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करेंगे। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो गांव में रहते हैं तो सिर्फ गांव का काम करेंगे, एक रूरल अर्बन कनेक्शन भी आ गया है, रूरल अर्बन माइग्रेशन भी आ गया है, बहुत सारी चीजें अब समय के साथ बदल गई हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहली चीज तो यही कि भाई रूरल सोसाइटी, हमारा रूरल इंडिया बहुत डिफरेंट है, यहाँ पर चेंजेस भी आ रहे हैं लेकिन कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस भी हमें देखने को मिलती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि भाई कल्चर हो गया, कास्ट हो गया, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे कि हमने बैसाख का एग्जाम्पल देखा, मैंने आपको बताया ये न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं। जैसे कि असम की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, तो वहां पर बैसाखी मनाई जाती है, ये उनके जो कैलेंडर है उसके हिसाब से न्यू ईयर है। और इसको कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, ये डायरेक्टली लिंक्ड है हार्वेस्ट सीजन से। ये वही समय होता है जब हार्वेस्ट सीजन की बिगिनिंग होती है, तो ये फार्मर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो हमारे अलग अलग एरियाज के जो ये न्यू ईयर्स आ रहे हैं वो कनेक्टेड हैं। अब कल्चर से वो जब कनेक्टेड है तो कल्चर कहीं ना कहीं कास्ट से भी कनेक्टेड है, कि आप अगर इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो आपको ये काम करना है, इसमें पैदा हुए हैं तो ये काम करना है। तो पुराने इंडिया में ये चीजें हमें बहुत कॉमन तरीके से देखने को मिलती थी, लेकिन अब हम चेंजेस की भी बात करेंगे तो वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये एग्रीकल्चर वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कास्ट क्लास में हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले एग्रेरियन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अगर हम बोल रहे हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि लैंड होल्डिंग्स, मतलब कौन कितना लैंड होल्ड करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लैंड होल्डिंग्स की बात करते हैं, बहुत ही अनइक्वल है। आपको पता होगा इंडिया में सबके पास सेम लैंड नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एकड़ में लैंड है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। अप टू 50% ऑफ फैमिलीज इन सम एरियाज ओन नो लैंड। अप टू 50% ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जिनके कुछ एरियाज में लैंड ही नहीं है, वो सीधे सीधे एग्रीकल्चरल लेबर का काम करते हैं, मतलब किसी और के लैंड में वो काम करते हैं एज अ लेबर। याद रखिए, अब आपके पास कितना लैंड है वो बताएगा कि भाई आपका क्या रोल है। खास तौर पर अगर हम रूरल क्लास की बात करते हैं ना, विलेजेस वगैरह की बात करते हैं, तो आपके पास जितना लैंड है उससे पता चलेगा कि भाई आपके पास कितनी पावर है, कितना मनी है, और आप प्रोडक्शन में क्या रोल प्ले करने वाले हैं। आप मेन रोल प्ले करने वाले हैं या साइड में कुछ करने वाले हैं, सारी चीजें लैंड से डिसाइड करी जाती हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखिए। अगर हम मीडियम या फिर लार्ज लैंड ओनर्स की बात करते हैं तो उनके पास तो बहुत इनकम आती है भाई, कल्टीवेशन होता है, क्रॉप्स वगैरह निकलते हैं, उन लोग बहुत कमाते हैं। लेकिन जो लेबर्स हैं, जो किसी और के खेत में काम करते हैं, उनका खुद का कोई लैंड नहीं है, उन्हें तो भाई मिनिमम वेज से भी कम पे करा जाता है। मतलब इतनी कम इनकम है, और कई बार तो हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, साल के बहुत सारे दिन तो काम ही नहीं रहता है। वो काम करने के लिए रेडी हैं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन काम ही नहीं है। काम नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो घर नहीं चलता है। इसीलिए इंडिया में बहुत डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। जिनके पास लैंड है वो तो बहुत कमा धमा के बैठे हुए हैं। आपने ये भी नोटिस करा होगा, आजकल बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं, उनके गांव में खेती पड़ी हुई है, किसी को देके रखी हुई है। सिगमी वर्ड आपने सुना होगा कि सिगमी दे दी, किसी और को रेंट पे हमने दे दिया है। तो ऐसी चीजें आगे हम देखेंगे, आपको क्लियर होगा, बहुत कॉमन हमें इंडिया में देखने को मिलता है। टेनेंट्स मतलब क्या होता है, जो मैंने कहा सिगमी में देना, मतलब मैंने अपना लैंड आपको दे दिया है कि आप वहां खेती किसानी करो, उसके बदले मुझे आप या तो पैसे दे देना, या फिर जितना क्रॉप उग रहा है उसका इतना % शेयर आप मुझे दे देना। तो हम ये लीज पर दे देते हैं। तो ये जो टेनेंट्स वगैरह है, इनकी भी इनकम बहुत कम होती है, क्योंकि इन्हें रेंट वगैरह देना पड़ता है। जैसे 50 से 75% जो क्रॉप की इनकम होती है वो लैंड ओनर को देना पड़ता है। तो यहां ना हमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है कास्ट और क्लास का।
जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट हो, है ना, कई बार इनडायरेक्ट भी होगा, लेकिन कास्ट और क्लास का एक सीधा सीधा कनेक्शन है। इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, आपको क्लियर होगा। सिंपल सी बात है, वो लोग जो ऊपर के कास्ट में आते हैं उनके पास ज्यादा लैंड है। आपने देखा होगा वो लोग जिनके पास बहुत लैंड है वो कभी भी लोअर कास्ट के नहीं होंगे, वो हमेशा हिंदू सोसाइटी में अपर कास्ट के होंगे। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। अब अपर कास्ट का ये मतलब नहीं है कि सबसे ऊपर वाले होंगे। जैसे हिंदू में हमारे जो ब्राह्मण्स हैं, हमारे हिंदू सोसाइटी में जो हिंदू लोग हो गए, ये टॉप पर आते हैं, लेकिन इनके पास सबसे ज्यादा लैंड नहीं है। जैसे कि ब्राह्मण्स का यहाँ पर साफ साफ एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे हाई उसमें आएंगे ये, लेकिन इनके पास बहुत कम लैंड होता है। इन लोग इतना एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सबसे टॉप वाले हैं तो सबसे ज्यादा लैंड, लेकिन अगर आप ऊपर वाली कैटेगरी में आते हैं तो हाई चांसेस है कि आपके पास ज्यादा लैंड होगा। ये याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, आ सकता है क्वेश्चन कि ब्राह्मण्स के पास तो लैंड नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। या फिर आ सकता है कि कास्ट और क्लास या फिर रूरल सोसाइटी का कास्ट से क्या लेना देना है, एग्जांपल से बताइए, तो एग्जांपल आपको देना होगा। तो सिंपल वही यहाँ पर लैंड ओनरशिप का एग्जांपल दिया हुआ है कि ज्यादातर जो लैंड ओनिंग ग्रुप्स होते हैं वो अपर या फिर मिडिल कास्ट को ही बिलोंग करते हैं। यहां पर आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, एम.एन. श्रीनिवास, सोशियोलॉजिस्ट ये रहे। इन्होंने बोला था, यहां पर एक टर्म दिया था, हमने पुराने चैप्टर्स में भी देखा हुआ, डोमिनेंट कास्ट। वो कास्ट जिनका डोमिनेंस, दबदबा हमें देखने को मिलता है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इन लोग लोकली पावरफुल ग्रुप्स रहते हैं, मतलब उस लोकेलिटी में इनके पास बहुत पावर होती है, और इन्हीं के लिए टर्म आया है डोमिनेंट कास्ट। ये इकोनॉमिक वाइज, पॉलिटिकल वाइज, हर एक तरीके से, चाहे नंबर बेसिस की आप बात कर लीजिए, पावरफुल होते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, यूपी में जाट्स हो गए, कर्नाटका में लिंग्यात्स हो गए, जाट सिक्स हमारे पंजाब में हो गए, तो ये एग्जाम्पल आते हैं। ये वहां लोकल के हैं, डोमिनेशन में है, ये मेजोरिटी में भी है, नंबर भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है, पॉलिटिक्स में भी ज्यादा है, पैसा वगैरह भी बहुत है, तो इनका डोमिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ लिंक्ड है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। अब इसके जस्ट अपोजिट जो सबसे मार्जिनल फार्मर्स हैं या फिर लैंडलेस पीपल है, मतलब वो लोग जो मुश्किल से ही खाना पीना कमा पा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, वो हमेशा आप देखना एसटी, एससी, ओबीसी या फिर मतलब यही हमारे लोअर कास्ट के लोग निकलेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं कास्ट इससे एकदम एकदम लिंक्ड है। जैसे अगर हम हिस्टोरिकली बात करते हैं तो दलित कास्ट वाले हो गए या फिर अनटचेबल हो गए, इनको क्या बोला जाता था कि आप लैंड ओन नहीं कर सकते, आपके पास लैंड नहीं होगा, आप लेबर वगैरह का काम करो। तो जिनके पूर्वजों को ही लैंड वगैरह नहीं मिला, तो उनकी आज की जनरेशन के पास इतना सारा लैंड एकदम से कैसे आ जाएगा। आप पास्ट को कंप्लीटली इरेज नहीं कर सकते। आपने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप एकदम से गायब नहीं कर सकते। सोसाइटी में वो आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब लेबर वगैरह के साइड ज्यादा काम करते थे, है ना। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे यही है कास्ट एंड क्लास की अगर हम बात करते हैं, तो जो अपर मिडिल कास्ट के लोग हैं भाई, इनको पावर, रिसोर्सेस, हर चीज का एक्सेस मिला हुआ है पहले से, इसलिए आज इतने डोमिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं। फिर बेगार, फ्री लेबर, आपने सुना है इसके बारे में, आपने बंधुआ मजदूर टर्म सुना होगा। इंडिया में क्या होता था भाई, और आज भी कई जगहों पे देखने को मिलता है, गरीबों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। पहले तो ऐसा है कि लोगों के पैर वगैरह में हथकड़ी पहना देते थे कि आप हमारे गुलाम हैं, आप भी गुलाम रहेंगे, आपके बच्चे भी गुलाम रहेंगे, उनके बच्चे भी गुलाम रहेंगे। फिर इसको कई बार अलग अलग तरीके से भी किया जाता था। जैसे किसी गरीब को लोन दे दिया, इतना सारा लोन दे दिया कि वो गरीब तो कभी चुका नहीं सकता है, तो उसको अपना मजदूर बना लिया कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है, एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक इतना काम नहीं कर लोगे, जितने में पूरा जितना भी लोन वगैरह वो चुक नहीं जाता, जब तक काम करते रहो। और इन केस आपकी डेथ हो जाती है या फिर आप बूढ़े हो जाते हैं, तो आपके बच्चे भी काम करेंगे, आपके घर वाले भी काम करेंगे। तो इंडिया में ये सारी चीजें बहुत बहुत कॉमन रही हैं। मतलब जैसे दिया हुआ जो लो कास्ट के मेंबर है, उन्हें लैंडलॉर्ड्स को, जिनके पास बहुत लैंड वगैरह है, उनको लेबर प्रोवाइड करना है, और वो भी फ्री में, कोई पैसा वगैरह नहीं मिलेगा। इंडिया में इस चीज को लीगली अबॉलिश कर दिया जाए कि अगर ऐसा करोगे तो ये क्राइम है, लेकिन इसके बाद भी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे वही हेरिडेटरी लेबर रिलेशनशिप, मतलब वही है कि आप भी गुलाम बन गए, अगर आपको कुछ होता है तो आपके बच्चे, उनके बच्चे, आपकी पूरी जो भी फैमिली वाले हैं, सब इसी चीज में लगने वाले हैं। अग्रीमेंट हो गए हैं। पहले बहुत चीजें चलती थी कि आपने लोन ले लिया, आप लोन नहीं चुका पा रहे, आप हमारे गुलाम बन जाइए, या आपकी फैमिली पहले से गुलाम है, आप भी उस फैमिली में पैदा हो गए तो आप भी गुलाम रहेंगे। तो पहले ये सब चीजें बहुत देखने को मिलती थी। तो अब ये इलीगल है, लेकिन उसके बाद भी बहुत एरियाज में देखने को मिलता है। जैसे गुजरात में हलपति सिस्टम हो गया, कर्नाटका में जीता सिस्टम हो गया। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये इसी हमारे ये बॉन्डेड लेबर का एग्जाम्पल निकल के आता है।
फिर जेंडर, लैंड ओनरशिप से भाई विमेन को तो ज्यादातर एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि भाई इंडिया में आपने देखा होगा यहाँ वही सब दिया हुआ है, पैट्रिलिनियल किनशिप चलती है और इनहेरिटेंस सिस्टम भी यही है। इसको समझाता हूं। फादर का जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाता है? बेटे के पास जाएगा, बेटे से बेटे के पास जाएगा। समय के साथ चीजें बदल रही हैं, लेकिन आज भी हमें यही देखने को मिलता है। बेटियों को ऐसा कंडीशन ही करा जाता है, वो खुद बोल देती है नहीं हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए। ये चीज हमें क्लियरली देखने को मिलती है। तो जो भी जायदाद वगैरह है वो लड़कों के साइड ही फॉरवर्ड होती जाती है। तो विमेन का पास्ट से लेके अभी तक इतना कोई लैंड ओन करने का सिस्टम नहीं रहा है। अब चीजें बदल रही हैं, लेकिन इतना अभी तक नहीं रहा है। बहुत लिमिटेड राइट्स है लैंड को लेकर, और सीधी बात है कि ज्यादातर हमें मेल डोमिनेशन ही देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है मेल हेडेड हाउस, तो फीमेल का इतना पार्टिसिपेशन वगैरह कुछ नहीं है। अब लैंड रिफॉर्म्स जो हुए उसका क्या इंपैक्ट आया उसको हम देखते हैं। भाई बहुत सारे चेंजेस तो कॉलोनियल पीरियड में ही आ गए, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया में थे उसी समय बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। यहां हम दो सिस्टम की बात करेंगे। पहला सिस्टम निकल कर आता है जमींदारी सिस्टम। भाई ब्रिटिश ने बोला हम खुद तो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने लोकल जमींदार्स का यूज किया। जमींदार्स मतलब लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास भर भर के लैंड है, बहुत रईस हैं, इनका इन्होंने यूज किया और इन्हें प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए कि भाई ये प्रॉपर्टी वगैरह आपकी है, आपको बस हमें जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह निकल रहा है वो हमको निकाल के देना है। इनका एक पर्टिकुलर शेयर जो है वो ब्रिटिश को चाहिए। तो अब भाई इनको भी जमींदार को प्रॉफिट कमाना है, तो इन लोग क्या करते थे? इन लोग गरीब लोगों को लूटने का काम करते थे। कैसे करते थे? इन लोग बहुत ज्यादा भाई टैक्स वगैरह लगाते थे और मैक्सिमम प्रोड्यूस निकालने की कोशिश करते थे। मतलब इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, जमींदार से ब्रिटिश का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई उन्हें लैंड को देखा क्या प्रोड्यूस होता है, सारी चीजों को उन्हें कैलकुलेट करा और उन्होंने टैक्स बता दिया, या फिर उन्होंने बोल दिया कि इतना अमाउंट है जो हमें आपसे चाहिए। अब इसके बाद जो अमाउंट है वो तो जमींदार का हो गया। तो जमींदार क्या करते थे? जिन भी लोगों को अपना लैंड वगैरह देते थे कल्टीवेशन के लिए, उनसे उनका बहुत सारा जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो छीन लेते थे। उन पर हैवी टैक्स वगैरह लगा देते थे कि आप हमें ये भी पैसा दो वो भी पैसा दो, जिससे वो अपनी जेब भी भर सके। इस चक्कर में हुआ ये, आप इतनी मनमानी करोगे, इतना बेमतलब का काम करोगे तो इतना तो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। तो हमें देखने को मिल गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टैग्नेशन। प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा था। आप भाई अब ऐसा नहीं है ना कि एक जगह से जितनी खेती करना चाहते हो उतनी कर लोगे, और जो लोग काम कर रहे हैं अगर वो उतना टैक्स ही नहीं दे पाएंगे, आपको उतना प्रोड्यूस ही नहीं दे पाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो काम कैसे चलेगा? तो जमींदारी जो सिस्टम था ना ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब इसके बाद दूसरा सिस्टम आता है रायतवारी सिस्टम। ये उन एरियाज में यूज किया गया जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल हमें देखने को मिलता था। इन्होंने क्या किया भाई, जो मिडिल मैन है ना, मतलब जो जमींदार वगैरह थे, इनको साइड कर दिया कि हमें मिडिल मैन नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली कल्टीवेटर से सीधे सीधे काम करवाएंगे, या फिर लैंडलॉर्ड्स, कोई भी ऐसा जो लैंड में डायरेक्टली काम कर रहा है, जिसका लैंड है जो डायरेक्ट कल्टीवेशन कर रहा है, हम उनके साथ काम करेंगे। मिडिल मैन वगैरह नहीं रखेंगे कि जमींदार को बोल दिया कि आप इनसे टैक्स कलेक्ट करो फिर हमको दो, ऐसे में तो इन लोग भी बीच में माल निकालते हैं और इस चक्कर में काम वगैरह सब रुक जाता है। ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। तो इन लोग क्या करते थे? टैक्स वगैरह डायरेक्टली पे करते थे। तो इससे क्या होता था, जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो गया। आप किसी और को नहीं दे रहे, फिर कोई और किसी और को नहीं दे रहा, क्योंकि वो भी अपना निकाल रहा है, ये भी अपना निकाल रहे हैं। आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उनको भी पता है भाई किससे कितना लेना है, तो इतना कोई दिक्कत यहां पर नहीं आता था। ये लेस था। इससे क्या होता था भाई, इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ती थी, सेविंग वगैरह होती है तो लोग और इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे चीजें और बढ़ती हैं। तो ये जो रीजन्स थे ना जहां पर ये सिस्टम चल रहा था रायतवारी, ये और ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गया, क्योंकि यहां पर कोई ये फालतू हरकतें नहीं हो पाई। जैसे अब यहां पर ब्रिटिश वालों ने क्या किया था, उन्होंने देखा कि भाई लैंड की वैल्यू कितनी है, इसमें कितना प्रोड्यूस हो सकता है, और उस हिसाब से फिर उन्होंने टैक्स वगैरह डिजाइन किया था। तो ऐसा नहीं है जमींदार की तरह की अपना जेब भरना है तो कुछ भी करते रहो। जो पेजेंट्स वगैरह हैं जो रेंट पे काम कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से लूट लो, बर्बाद कर दो, ये सिस्टम नहीं था। ब्रिटिश कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन दोनों को बस मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स, जब आजादी मिल गई तो 1950 से 70s में क्या हुआ, चलिए उसकी बात करते हैं। तो इस समय हमने पूरा प्लान डेवलपमेंट पर फोकस करा। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर का नाम ही यही है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग करके काम करा गया। हमें ये देखना था भाई कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, और बहुत जो हमारे रूरल एरियाज में पॉवर्टी वगैरह देखने को मिलती है इसको खत्म करना है। पहला पॉइंट आता है, अगर एग्जाम में आए तो बिल्कुल लिख के आइएगा, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया है ना। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिफॉर्म था। ये जो बीच के लोग थे,
जो ये पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रहे थे इनको रिमूव करा गया, है ना, ये बिल्कुल हटाया गया। तो जब आपने इनको गायब करा तो जो जमींदार वगैरह है उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी, वो भी कम होने लग गई। इससे हुआ ये कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर है, वो लोग जो असली में खेतों में काम कर रहे हैं, उनको इज्जत मिलना चालू हुई। उन्होंने थोड़ा सा अपनी कंडीशन को अब इंप्रूव करा, उनको ये सारी चीजों का मौका मिला, तो उनकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हुई। फिर टेनेंसी लॉस, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसको बहुत अच्छे से समझना। कॉलोनियल टाइम में क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने किसी और को दे दिया किराए पे, समझ लीजिए लैंड, और उनसे बहुत टैक्स लेते थे। वो बेचारे लैंड को ठीक कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी उस पर लगा रहे हैं, लेकिन इन लोग उनसे टैक्स पे टैक्स ले रहे हैं। टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो कोई एग्रीमेंट कर लिया या उनको परेशान किया, उनको भगा दिया। कितने सारे लोग तो अपनी जान खो देते थे। मतलब उनका लैंड भी नहीं है, पूरा काम वो कर रहे हैं। तो ये बहुत अनफेयर प्रैक्टिस थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि अगर इसको हम अबॉलिश कर पाते किसी भी तरीके से, ये जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को अबॉलिश किया जाए, या फिर एटलीस्ट उसको सही से रेगुलेट किया जाए। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन था ना इन लॉस का, ये बहुत ही इनइफेक्टिव था भाई। मोस्ट स्टेट्स में ज्यादा काम नहीं कर पाया। सिर्फ वेस्ट बंगाल, केरला कुछ हमारे ऐसे निकल कर आते हैं जहां पर बहुत तेजी से रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिली, लेकिन बाकी जगहों पर ये इतना इफेक्टिव नहीं रह पाया। फिर लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग एक्ट्स का मतलब क्या होता है, कौन कितनी जमीन होल्ड कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरे इंडिया की जमीन आ जाएगी, एक लिमिट रहती है। तो भाई एक अपर लिमिट लगाई गई थी कि एक फैमिली कितना लैंड ओन कर सकती है। ये प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। कोई एरियाज ऐसे हैं जहां पर लैंड बहुत प्रोडक्टिव है तो वहां पर आप कम ओन कर सकते हो। अगर कोई ऐसे है जहां पर बहुत कम प्रोडक्टिविटी है तो वहां ज्यादा लैंड आप ओन कर सकते हो। तो प्रोडक्टिविटी पर देखा गया। जो सरप्लस लैंड था, मतलब वो लैंड जो उस टॉप लेवल से ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट का आप लैंड ओन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इससे ज्यादा है तो वो सरप्लस हो गया। तो उसको अब रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको उन लोगों को देना है जिनके पास लैंड ही नहीं है, जैसे कि उस समय एससी एसटी के पास नहीं था। लेकिन इसकी भी इनइफेक्टिवनेस थी। वो कैसे थी भाई, ये बिल्कुल सही से काम नहीं कर पाया। दीज एक्ट्स वर लार्जली टूथलेस, क्योंकि जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने लूपहोल्स निकाल लिए थे, स्ट्रेटेजीज निकाल ली थी। इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। बेनामी ट्रांसफर। बेनामी, नाम से ही मालूम चल रहा है कोई चीज जहां बेनाम हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्या करते थे, लैंड मेरा है, मैं अपने नाम पे नहीं लूंगा। मेरे घर में कोई सर्वेंट काम करता है, मैंने उनके नाम पे लैंड ले लिया। पैसे वगैरह मैं दे रहा हूं, प्रॉफिट वगैरह मैं कमा रहा हूं, लेकिन किसी और के नाम पे ये काम चल रहा है। तो मतलब कुल मिला के मेरा लैंड तो हुआ ही नहीं। अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया कि हमारा तलाक हो गया है, जबकि कोई तलाक वगैरह नहीं हुआ, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो अब एक फैमिली में काउंट नहीं होंगे। तो ऐसे हजारों तरीके निकाल लिए जाते थे काम करने के, और इस उसमें फिर चीजें होती थी। हिस्ट्री में भी आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक से एक तरीके थे हर चीजों को अलग करने के। फिर इसके बाद कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं कि भाई ये चेंजेस तो हमें लाना ही लाना थे। ये कॉलोनियल पीरियड से प्रॉब्लम चल रही थी, चेंजेस तो हमें लाना थे, लेकिन यार बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए, है ना। आज भी हमें हमारा अग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अनइक्वल देखने को मिलता है। किसी के पास ज्यादा रिसोर्स है, किसी के पास कम है। लेकिन इसके बाद भी रिफॉर्म बहुत जरूरी थे, क्योंकि भाई हमें सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करना है और एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी करना है। इसके बाद अगला टॉपिक निकल कर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम जीआरबी बोलते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है, इसको फिर से पढ़ते हैं। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हमें 1960s और 70s के बीच में देखने को मिला, और ये मेजर चेंजेस लेकर आया उन एरियाज में जहां पर इसको इंप्लीमेंट करा गया था। भाई इंडिया को करना था मॉडर्नाइजेशन, हमें थोड़ा मॉडर्न होना था, अपने एग्रीकल्चर को इंप्रूव हमें करना था। तो ये एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जहां पर हमें इंटरनेशनल फंडिंग वगैरह भी मिली थी। यूएसए वगैरह ने बहुत सपोर्ट किया था, पैसा वगैरह भी दिया था। हमें प्रोवाइड करे गए थे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी। ये सीड्स की वो वेराइटी थी जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम ज्यादा कल्टीवेट कर पाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सारी चीजें थी। यूएसए का सपोर्ट था, मैक्सिको वगैरह साइड का हमें बहुत सपोर्ट देखने को मिल रहा था। तो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करी गई, फंड्स वगैरह इन चीजों के लिए प्रोवाइड करे गए, क्योंकि इंडिया में उस समय बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। टारगेटिंग में क्या आया हुआ है भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते तो ये पूरे इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा था, बहुत ही लिमिटेड एरियाज थे। ऐसे एरियाज जहां पर इरिगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉपर पानी का वाटर सप्लाई है तो मिलेगा, वरना वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, खास तौर पर भाई वीट और राइस ग्रोइंग रीजन्स को टारगेट किया गया था।
जैसे कि पंजाब हो गया, कोस्टल आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया। इसके ना अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिले थे यार। हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो गई थी और इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। मतलब हमें किसी और की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट वगैरह नहीं करवाना पड़ रहा था, हम अपने यहाँ ही इतना उगा पा रहे थे कि पूरे इंडिया के लिए वो सफिशिएंट था। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को बहुत तेजी से बदलने का काम करा था। लेकिन हर चीज पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। पहला तो भाई इनइक्वालिटी बढ़ गया। भाई जो मीडियम लार्ज फार्मर थे उन्हें तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन जो स्मॉल और एकदम मार्जिनल फार्मर्स हैं उन लोगों को भाई कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव इनपुट्स वगैरह नहीं लगा सकते थे। ठीक है, ये खर्चे वाला काम था ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर जो अल्टीमेट आउटकम आया वो यही था भाई कि जो रईस है वो रईस हो गए और जो बेचारे गरीब थे वो गरीब के गरीब ही रह गए। फिर डिस्प्लेसमेंट, भाई जो लैंड ओनर्स थे जिनके पास बहुत लैंड था और उन्होंने इधर उधर टेनेंट्स वगैरह दिया हुआ था उनसे ले लिया, क्योंकि अब लैंड से होने लगा प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम किसी और को क्यों देंगे, तो इन्होंने वापस अपना ले लिया। तो जिनसे ले लिया भाई उनकी तो लाइफ आपने बर्बाद कर दी। तो अब फार्मिंग वगैरह प्रॉफिटेबल हो गई थी, लेकिन यही है कि डिस्प्लेसमेंट भी इस चक्कर में देखने को मिला। फिर मशीनरी, ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, या इन लोगों ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, सर्विस्ड कास्ट ग्रुप को। पहले एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज में लोगों की जरूरत पड़ती थी जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, अलग अलग काम। लेकिन अब मशीनें आ गई भाई, ट्रैक्टर आ गए, थ्रेशर आ गए, तो अब इनको रिप्लेस कर दिया गया। तो इस चक्कर में फिर वही है, गरीब गरीब हो रहे हैं, रईस रईस हो रहे हैं, है ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आई और इस चक्कर में फिर रूरल अर्बन माइग्रेशन देखने को मिला। रूरल एरियाज में अगर कोई काम ही नहीं होगा तो उन्हें काम देखने के लिए अर्बन एरियाज में जाना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या निकल कर आता है कि इसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट और वेजेस तो कुछ एरियाज में इंक्रीज भी हुए और अब पेमेंट का तरीका भी बदल गया। पहले पेमेंट क्या होता था, ग्रेन फॉर्म में भी हो जाता था। मतलब यार कि जैसे आप काम कर रहे हो तो जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका 40% हमको दे देना, हम उस पर भी काम करते थे। लेकिन अब ग्रेन वगैरह से चेंज होकर ये किस चीज की तरफ आगे बढ़ रहा था, कैश की तरफ। अब ये कैश की तरफ जब आगे बढ़ने लग गया ना, तो रूरल वर्कर्स की कंडीशन बहुत खराब हो गई। बात बहुत सिंपल सी यार, मान के चलिए आप किसी के लैंड में काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका 40% हमको दे देना एज अ रेंट। तो जितना भी हुआ आपने उसका 40% दे दिया, लेकिन अब वो बोल रहे हैं पैसा चाहिए। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, या फिर आप सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रोड्यूस तो कर लेते हैं लेकिन सही दाम में नहीं बिकता है, आप पैसे कैसे दोगे। तो जो वर्कर लोग रहते हैं ना यार, इन लोग की कंडीशन हर समय ही खराब रहती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो एक रीजन उसमें से ये भी आता है। तो पहले चीजें सही थी इनके लिए, लेकिन वो बिगड़ रही थी। इसके बाद भाई हमें सेकंड फेज देखने को मिला 1980s ऑनवर्ड्स। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये ड्राई और सेमी एरियड रीजन्स में भी अब हमें जाता हुआ देखने को मिला। तो इससे हुआ ये कि भाई कमर्शियलाइजेशन देखने को मिला और जो मार्केट पर डिपेंडेंसी थी वो भी अब इंक्रीज हो गई। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अब किसी भी एक्टिविटी को आप कर रहे हो भाई पैसा कमाने के पर्पस से। एग्रीकल्चर के उसमें पैसे समझिए, पहले हम एग्रीकल्चर क्यों करते थे भाई, जो भी उगेगा घर वाले यूज करेंगे, अगर कुछ बच गया तो उसको बेच देंगे, पड़ोसियों को दे देंगे। मतलब मेनली लाइवलीहुड के लिए किया जाता था। बट अब यहाँ पर एक अलग पर्पस है, पैसा कमाना है। मतलब मे भी हो सकता है कि आपको जरूरत नहीं है, आप बाहर मंडी से सामान खरीद रहे हैं, सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि इससे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। तो जब बिजनेस पर्सपेक्टिव से करा जा रहा है एग्रीकल्चर को, उसको हम कमर्शियलाइजेशन में गिन सकते हैं। कोई भी चीज अगर आप पैसे उसमें करोगे तो मार्केट का रोल आ जाता है, किस दाम में खरीदा जा रहा है, किस दाम में बिक रहा है, क्या मार्केट फ्लो चल रहा है, उस हिसाब से ट्रेड वगैरह होता है, सारी चीजें होती है। अब क्या हुआ भाई, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई कि अब मल्टी क्रॉप सिस्टम से मोनोक्रॉपिंग पर आने लगे। मतलब एक ही तरीके के क्रॉप को उगाया जा रहा था। ये इससे क्या हुआ, इनसिक्योरिटी बढ़ गई लाइवलीहुड की। क्यों बढ़ गई, अच्छा सबसे पहले तो ये समझो एक ही क्रॉप क्यों उगाया जा रहा है, जिससे प्रॉफिट वगैरह, हमको प्रॉफिट कमाना है, हमको अलग अलग चीजें नहीं चाहिए। जिस भी क्रॉप से प्रॉफिट आएगा वही वही उगाएंगे, उसी के फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड उसी के सीड्स यूज करेंगे और मास लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो रईस है उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी फेलियर हो गया या फिर मार्केट में सही दाम नहीं मिला तो पैसा कमाने का और तो कोई तरीका नहीं है। पहले तो ऐसा था कि ये क्रॉप उगा लिया, ये नहीं चला तो ये उगा लिया, फिर ये उगा लिया, लेकिन अब आप साल भर में एक क्रॉप उगा रहे हो, तो ये बड़ी दिक्कत वाली चीज हो गई थी। तो ना भाई इससे पूरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती थी अगर कुछ भी दिक्कत आ गई तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी। फिर रीजनल डिस्पैरिटी, भाई टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत आई तो इससे रीजनल इनइक्वालिटी भी बढ़ गई। पंजाब जैसे एरियाज को बहुत फायदा मिला लेकिन ईस्टर्न इंडिया को इतना फायदा नहीं मिला।
इंट्रेंच्ड मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत डीपली एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पर जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था, मतलब वही हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, जो वो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके नीचे टेनेंट्स काम कर रहे हैं, ये चीजें चलती चली गई, इतने अच्छे से ठीक नहीं हुई। सिर्फ पंजाब वगैरह जो हमारे रीजन है, इनको बड़ा इन चीजों से प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि यार टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत आ गई थी, हर जगह इतना पैसा भी नहीं था और इतनी चीजें आई भी नहीं थी। ट्रेडिशनल नॉलेज का लॉस। भाई इंडिया में पहले हम अपने मेथड से चीजें उगाते थे, काम करते थे, लेकिन अब क्या हो गया भाई, जो हमारे ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज थी, ये सब खत्म होने लगी, क्योंकि अब हाइब्रिड आ गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जिनको मॉडिफाई करा गया वो वेराइटीज आ गई, जिससे हम और प्रोड्यूस कर पाए, इस तरीके की चीजें कर पाए। तो हम साइंटिफिक चीजें ज्यादा लेकर आ रहे थे, इनको बोला जाता है ये साइंटिफिक है, इनको आप यूज करिए, इससे आपका प्रोड्यूस बढ़ेगा। लेकिन रूरल पीपल, बहुत सारे रूरल पीपल का ये मानना था कि ये ज्यादा हेल्दी नहीं है। जवारी मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक लोकल सीड्स वगैरह होते हैं, लोकल क्रॉप्स होते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये साइंटिफिक के नाम पे जो आ रहे हैं, ये हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। लेकिन भाई लोगों को पैसा कमाना है तो वही यूज करेंगे जिससे उनका पैसा ज्यादा आएगा। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए बेस्ट वीडियो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी बहाने यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पुश करेगी, चैनल हमारा आगे बढ़ेगा। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमारे अंडररेटेड चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो लाइक कर दीजिए, कोई भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को आगे शेयर भी करिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सोशियोलॉजी के बहुत प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट फ्री पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये जो इतनी तेजी से डेवलपमेंट वगैरह हो रहे थे ना, इनने चीजों को बदला। खास तौर पे इन्होंने सोशल रिलेशंस को चेंज किया, खास तौर पर उन रीजन में जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। सोसाइटी के जो रिलेशन थे वो थोड़े से डिफरेंट हो रहे थे, उसको देखते हैं। सबसे पहले लेबर रिलेशंस चेंज्ड। भाई अब ना एग्रीकल्चरल लेबर की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब बहुत दम लगा के कल्टीवेशन हो रहा था, इंटेंस कल्टीवेशन हो रहा था प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए, तो लेबर की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी। फिर जैसा कि हमने पहले पढ़ा, काइंड वगैरह नहीं, ये नहीं कि इतना आप हमको दे देना, इतना आप रख लेना, या इसको एक्सचेंज कर लेते, कुछ भी नहीं। अब सब कैश पेमेंट पे बातें हो रही थी। तो जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। इसके बाद हमने बंधुआ मजदूर की बात करी थी, बॉन्डेड लेबर की बात करी थी, ये भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कम हो रहा था, इनमें कम देखने को मिल रहा था। तो ये लैंडलॉर्ड्स और वर्कर के बीच में ये जो हेरिडिटरी या फिर आप बोल दीजिए बंधुआ मजदूर फोर्स्ड लेबर वाला काम था, फ्री लेबर वाला काम था कि कोई पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लूज हो रहा था। और अब एक फ्री वेज लेबर्स की क्लास हमारे सामने आ रही थी। फ्री काम करेंगे लेकिन उसके बदले पैसे लेंगे, ये आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। जैन ब्रीमैन एक सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने इस शिफ्ट को डिस्क्राइब करा, उन्होंने बहुत डीप लाइंस बोली है। इन्होंने क्या बोला है कि ये जो शिफ्ट हो रहा है डोमिनेंट कास्ट लैंडलॉर्ड्स और लो कास्ट वर्कर के बीच में, अब ये पेट्रोनेज से एक्सप्लॉइटेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। पेट्रोनेज का मतलब क्या होता है भाई, इस चैप्टर के सेंस में बात करें तो यहाँ क्या होता था, जो भी लेबर वगैरह आपके लिए काम कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स उन्हें उसके बदले में खाना पीना, सेफ्टी, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते थे कि भाई आप हमारे लिए काम करो, ये छोटी मोटी चीजें आपकी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर इसलिए पेट्रोनेज वर्ड यूज किया गया है। लेकिन अब एक्सप्लॉइटेशन, अब फ्री वगैरह तो हो गए, आप काम करोगे पैसा वगैरह मिलेगा, लेकिन क्या आप रियल में फ्री हो? आपको बर्बाद किया जाएगा, आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। यहाँ पेट्रोनेज का कोई पॉजिटिव मीनिंग नहीं है, एक्सप्लॉइट तो पहले भी करते थे, पहले एक्सप्लॉइट करने के बदले थोड़ा सा सेफ्टी दे दी, खाना पीना दे दिया। अब आपको ये सिस्टम तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अभी भी एक्सप्लॉइट ही होगे। अब आपको पैसे कम दिए जाएंगे, या फिर पैसे सही दिए जाएंगे तो बहुत काम निकलवाया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बहुत डीप लाइन बोली गई है कि आप पेट्रोनेज से अब एक्सप्लॉइटेशन की तरफ बढ़ रहे हो। लैंडलॉर्ड्स और लो कास्ट जो वर्कर है, उनका इस तरीके से अब चेंज हो रहा है पूरा सिस्टम। इस ट्रांसफॉर्मेशन को फ्यूल किसने किया था? कमर्शियलाइजेशन ने, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस ट्रांजिशन को क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि भाई ये एक कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, जहां पर भी पैसा वगैरह आए, कि हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, वहां कैपिटलिज्म आ ही जाता है, कि इसकी तरफ एक ट्रांजिशन हो रहा है। और ये वेज लेबर पर बेस्ड है, मतलब लेबर रहेगा लेकिन उसके बदले वो पैसा वगैरह लेगा, वो मजदूरी का पैसा लेगा, उसकी तरफ एक ट्रांजिशन मिल रहा है। मतलब अब एग्रीकल्चर करा जाएगा पैसा कमाने के लिए, और जो लेबर काम करेंगे वो भी अपना वेज लेंगे। अब उन्हें एक्सप्लॉइट करा जाएगा नहीं करा जाएगा, ये एकदम अलग बात है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे, और टॉपिक का नाम ही है कि हम सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर सोशल ऑब्लिगेशंस खत्म हो रहे हैं।
भाई लैंडलॉर्ड कितना बुरा भी क्यों ना हो, अगर आपके कोई मजदूर है जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, भले आप उनको पैसा वगैरह नहीं दे रहे, आप उन्हें सेफ्टी दे रहे हो, और हो सकता है उनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो आप मदद भी कर रहे हो, लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब सब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम हो रहा है, हमको पैसा कमाना है, आपको इतना पैसा चाहिए, आप पैसा लीजिए, इसके बाद आप जी रहे हैं मर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो एक सोशल ऑब्लिगेशन था पहले, भले ही वो सोसाइटी कितनी बेकार थी, अब वो खत्म हो गया। यही बात हमारे जैन जी ने भी करी, और उसके बाद हम ये कैपिटलिज्म में भी देख रहे हैं। तो सोशियोलॉजी में छोटी छोटी लाइंस निकल कर आती है जो बहुत डीप मीनिंग होल्ड करती है। इसके बाद स्टेट के रोल की बात करते हैं, तो भाई गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करा, इरिगेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हर जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, और बैंक्स के थ्रू ना क्रेडिट वगैरह की, लोन लेना है, कुछ भी करना है, सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करी। तो ये सारा काम हमारे गवर्नमेंट ने किया, जिससे हम रूरल सोसाइटी को और इंप्रूव कर सके। अब रूरल एलिट्स की बात करते हैं। भाई जो मीडियम और लार्ज फार्मर थे ना, इन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह अपनाई, ये बहुत वेल्दी हो गए। इन्होंने एग्रीकल्चर का जितना भी प्रॉफिट आया उसको दूसरे दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया। तो जब आपके इनकम सोर्सेस बढ़ते हैं और आप अलग अलग जगह एकदम इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, तो आप खुद को एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, जब ये सारी चीजें करने लग गए ना, तो ये टाउन्स वगैरह में शिफ्ट हो गए, गांव में भी काम चल रहा है, टाउन में भी बिजनेस वगैरह निकाल दिए। तो इनका जो सोसाइटी में डोमिनेंस था वो बढ़ने लग गया, है ना। तो इन्होंने एक अलग ही चीज बना दी, जैसे दिया हुआ है रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास, मतलब ना रूरल ना अर्बन, दोनों का एक मिक्स देखने को मिल रहा है कि वहां पर भी पैसा कमाया, वहां पर भी डोमिनेंस है, अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, वहां पर भी धीरे धीरे डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक डायनामिक डोमिनेंट क्लास हमें देखने को मिल गई थी। ये एक एग्जाम्पल निकल कर आता है। फिर वही लाइन आएगी यार, अनइवन इम्पैक्ट। अब कुछ एरियाज ऐसे थे भाई जहां पर बहुत इंपैक्ट पड़ा, कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर नहीं पड़ा। जैसे रीजन्स लैकिंग इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स, जहां पर लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से नहीं हो पाए, या फिर जहां पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, लोग अच्छे से इकट्ठा नहीं हो पाए, जैसे ईस्टर्न यूपी या फिर बिहार की बात करते हैं। तो वहां के एग्रेरियन स्ट्रक्चर में कौन कितना लैंड वगैरह होल्ड कर रहा है, कोई इतना चेंज वगैरह देखने को नहीं मिला। अगला टॉपिक आता है सर्कुलेशन ऑफ लेबर। तो भाई जब ये कमर्शलाइजेशन हुआ, मतलब एग्रीकल्चर सीधा सीधा प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए हम करने लग गए, तो माइग्रेंट एग्रीकल्चरल लेबर वगैरह बढ़ गए, जो इधर से उधर जा रहे हैं काम करने के लिए। ट्रेडिशनल बॉन्ड्स, जो बंधुआ मजदूरी थी या हम इन्हीं के लिए काम करेंगे, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। अब अलग अलग एरियाज में, जैसे कि खास तौर पर ग्रीन रेवोल्यूशन वाले रीजन की बात करते हैं, जैसे कि पंजाब, यहां पर सीजनल लेबर की डिमांड इंक्रीज हुई। ये सीजन है जहां पर बहुत एग्रीकल्चर होता है, हमको काम करने के लिए लोग चाहिए, तो डिमांड वगैरह बहुत इंक्रीज हुई, तो सीजनल माइग्रेशन इमर्ज होने लग गया। इसका मतलब है वो वर्कर्स जो ये कल्टीवेशन वगैरह का काम करते हैं, वो इन कुछ महीनों के लिए अपना घर छोड़ के जाने लगे। कहां जाने लगे? उन एरियाज में जाने लगे जहां पर इनको ज्यादा वेजेस, ज्यादा पैसा प्रोवाइड किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है, माइग्रेशन इज ऑफन अ लाइवलीहुड स्ट्रेटेजी। भाई सीधी बात है, आगे एक और लाइन है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इक्वालिटीज इन होम रीजन्स। आप जहां पर रहते हैं, अगर वहां इनक्वालिटी ज्यादा है, या वहां आपको उतना पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जितनी कहीं और मिल सकती है, तो आप क्यों कहीं और नहीं जाओगे? इसीलिए इन लोग माइग्रेट करने लग गए। तो जो मैन है वो माइग्रेट करते हैं, और जो विमेन चिल्ड्रन रहती है वो गांव वगैरह में वहीं पर पीछे रह जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें यही देखने को मिलता है। जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, ये लेस प्रोडक्टिव रीजन से वहां जाते हैं जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा है। जहां कम प्रोडक्शन है वहां पर रहकर वो करेंगे ही क्या? अब प्रोडक्शन वाली कोई जगह नहीं मिलती है तो और भी चीजें हैं, जैसे जहां ब्रिक्स वगैरह बनती है वहां चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, यहां कहीं चले जाते हैं। कोई भी ऐसी जगह जाएंगे जहां पर उनके लायक का काम है, जहां से वो पैसे वगैरह कमा सकते हैं, लेस प्रोडक्टिव एरिया में नहीं रहते हैं। लेकिन पहले ये सिस्टम नहीं था। अगर आप एक फोर्स्ड लेबर हो, या वही बेगार वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हो, या आपकी पूरा परिवार ही एक काम कर रहा है, आपका परिवार जाने ही जाता है पॉटरी वगैरह के लिए, तो आप वही करते रह जाओगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब समय के साथ चीजों को बहुत तेजी से बदला गया है। अब देखो, अगर हम जैन ब्रीमैन की फिर से बात करते हैं, तो इन्होंने इन लोगों को क्या बोला है? फुट लूज लेबर। लेकिन यहां पर फुट लूज का ये मतलब नहीं निकालिए कि इन लोग एकदम फ्री हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेचारे जो लैंडलेस वर्कर हैं, इनके पास कोई राइट्स वगैरह नहीं होते, इन्हें लोग आसानी से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, मिनिमम वेज तक प्रोवाइड नहीं करते, इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अभी रिसेंट में एक मैंने बहुत प्यारा कोट पढ़ा था यार, कि वो लोग जिन्हें
उल्लू बनाना, लूटना या फिर जिनका फायदा उठाना आसान है, आप उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही आपका व्यक्तित्व है। कितनी डीप लाइन है। आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं है कि आप उन लोगों से जब डील कर रहे हैं जो आपसे ऊपर है तो आप उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी है। नहीं, आपकी पर्सनैलिटी वो है जो आप उनके सामने दिखा रहे हो जिनको लूटना आसान है। देखा होगा ना, सब्जी वालों को लोग बोल देते हैं बे इधर से निकाल उधर कर, ये आपकी असली पर्सनैलिटी है। आप अपने रिश्तेदारों के पांव पड़ रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। ये पॉइंट याद रखिए, सबको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो यही है भाई, इनके साथ अच्छा नहीं होता। जो वेल्दी फार्मर्स हैं वो माइग्रेंट वर्कर को प्रेफर करते हैं लोकल लेबर के ऊपर। ऐसा क्यों है भाई? कोई भी ऐसे ऑपरेशन एकदम इंटेंसिव ऑपरेशन है तो वो इसीलिए क्योंकि जो माइग्रेंट है, जो बेचारे कहीं और से आए हुए हैं, वो कम पैसे में भी काम कर लेते हैं, लेकिन जो लोकल लेवल वाले लेबर है वो कम पैसे में काम नहीं करते। फिर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर। भाई देखिए, वो रीजन जो लेबर वगैरह सप्लाई करते हैं, सप्लाई करना मतलब वहां के मैन चले जाते हैं काम करने के लिए कहीं और, तो अब भाई कल्टीवेशन के लिए कौन बचता है? आपके गांव में कौन बचता है? वहां की फीमेल्स। तो अब जो भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड लेबर वगैरह है वहां में फीमेल्स ज्यादा देखने को मिल गई हैं। तो विमेन आर द प्राइमरी मतलब मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर। लेकिन इनके साथ भी बहुत दिक्कत है। आप गांव जाएंगे तो बहुत फीमेल्स आपको काम करते हुए दिखेंगी, लेकिन भाई बहुत इनसिक्योरिटी है। इन्हें मैन जितना वेज नहीं दिया जाता, बोला जाता नहीं आप औरत हैं आपको कम पैसा मिलेगा। तो इंडिया में ये चीजें बहुत कॉमन है, तो इन्हें बहुत तरीके से भाई प्रॉब्लम में डाला जाता है। फिर इतना ही नहीं, लैंड ओनरशिप से भाई एक्सक्लूड किया जाता है। हमारा कल्चर ही ऐसा है कि लड़कों लड़कों में प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगी तो इनको प्रॉपर्टी वगैरह भी कुछ नहीं देते। थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको पता है इंडियन सोसाइटी कैसे चलती है। अब ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया इंटरकनेक्ट हो रही है, पॉलिटिकल साइंस में भी हम पढ़ते हैं वो, और उसके कारण जो एग्रेरियन प्रॉब्लम्स आ रही है, चलिए उनको देखते हैं। लेट 1980s से ना इंडिया में भाई लिबरलाइजेशन पॉलिसीज वगैरह देखने को मिल रही थी। मतलब क्या होता है इसका? हमने अपने दरवाजे खोल दिए थे, हम ट्रेड वगैरह करने लग गए थे, बाहर की कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं, पूरा बिजनेस वगैरह कर सकती हैं। पहले हम ये नहीं करते थे, आजादी के बाद इन चीजों को हमने रोक दिया था क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जितनी भी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, डोमेस्टिक प्रोड्यूस ज्यादा नहीं था। उस समय अगर बाहर के लोग आ जाते, हम टैक्स टैरिफ वगैरह सब रिमूव कर देते तो इंडिया कभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाता। तो पहले इंडिया ने खुद को कंपटीशन के लिए तैयार किया, लेकिन जब हमको लगा कि हम तैयार हो गए तो हमने लिबरलाइजेशन को अपनाया। कहीं पर भी अगर कैपिटलिज्म आ रहा है तो उसके साथ लिबरलाइजेशन आज नहीं तो कल आ ही जाता है। पॉलिटिकल वाले बच्चे तो ये पढ़ते ही पढ़ते, बट आपके सोशियोलॉजी में वो सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि सोशियोलॉजी में उससे इतना लेना देना नहीं है। हम सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर की ज्यादा बात करते हैं, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का ही टीचर हूँ, सोशियोलॉजी का भी, हालांकि मैं तो सभी पढ़ा चुका हूँ अब, बट ठीक है। अब अगर हम ग्लोबल एक्सपोजर की बात करते हैं, और हाँ ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल का टीचर हूं मतलब कि मैं ऐसे टाइम पास में पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल का टीचर हूं मतलब हमारी जो लाइव क्लासेस चलती है उसमें मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। अब अगर ग्लोबल एक्सपोजर की बात करते हैं तो बहुत अच्छे से सुनिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। इंडिया ने सीधे बोला हम टैक्स टैरिफ वगैरह सब मिटा रहे हैं, हम अब अपनी मार्केट को ग्लोबल मार्केट से इंटीग्रेट जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी चीजें होती है ना तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इंपैक्ट क्या पड़ता है देखिए, हम उसकी बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो कंपटीशन का ही आता है कि अब सीधा आपका बाहर के मार्केट से कंपटीशन हो गया। पहले हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन्हें सपोर्ट करती थी, प्रोटेक्ट करती थी, हम सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होने लग गई, दिक्कत में आने लग गई। तो जो गरीब लोग हैं उनको डर लगने लग जाता है क्योंकि वो दिक्कत में आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब जितनी ज्यादातर जो फार्मर्स थे ना वो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे पेप्सिको वगैरह के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगे कि भाई आप स्पेसिफिक क्रॉप्स उगाओगे, जैसे टोमेटोस, कॉटन। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसको किसी भी तरीके के क्रॉप चाहिए वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि आपको इतना पैसा देंगे, आप सिर्फ यही उगाओ, आपको और कुछ उगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी इनपुट्स देती है, इनपुट्स और नो हाउ मतलब आपको ट्रेनिंग देगी कि कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करना, सब आपको बताएंगे। और एक फिक्स्ड परचेस प्राइस भी बताएंगे कि कितने पैसे में हम आपसे खरीदेंगे। आपको लग रहा होगा तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ रिस्क रहती है। रिस्क क्या है? सबसे पहले तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अब फार्मर किस पर डिपेंडेंट है? इन कंपनियों पे। तो लाइवलीहुड रिस्क आ जाता है। कंपनी दगा दे गई या कंपनी ने कुछ सालों बाद कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दिया तो क्या करोगे आप? बहुत प्रॉब्लम आती है। अब डायरेक्टली उन पर डिपेंडेंट हो, आप मन का कुछ भी नहीं कर सकते। साथ में अब आप फूड ग्रेड प्रोडक्शन पर फोकस नहीं कर रहे। आपके लैंड का फोकस ये नहीं है कि हम अलग अलग क्रॉप्स उगाएं, कुछ करें, नहीं। अब आप कंपनियों के लिए काम कर रहे हो, उन्होंने जो बोल दिया वो आपको करना है।
तो जो हमारा इंडिजिनस एग्रीकल्चर है, मतलब जो पहले हम कर रहे थे अपने लैंड को देखते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए, क्या उगेगा क्या नहीं उगेगा, हम ये सब अब भूल रहे हैं। हमें चाहिए कि भाई जो अग्रीमेंट है उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, तो ये मजबूरी है। तो इस चक्कर में क्या होता है, जब ये सारी चीजें होती है ना, तो बहुत फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स लगाने पड़ते हैं। हर एक लैंड की अपनी खासियत होती है कि यहां पर ये क्रॉप्स उगेंगे, यहां पर ये क्रॉप्स उगेंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी करना है तो यही करना पड़ता है। फिर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब कुछ डालो, तो ये इकोलॉजिकली भी अनसस्टेनेबल है। लंबे समय तक आप नहीं कर सकते, ले देख के आप अपना लैंड बर्बाद कर रहे हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप अग्रीमेंट करना चाहते हो पैसा कमाने के लिए। फिर इनपुट डिपेंडेंसी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, इन्होंने गवर्नमेंट वगैरह के रोल को कर दिया है एकदम कम। पहले गवर्नमेंट ही फार्मर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब्सिडी प्रोवाइड करना हो गया, पॉलिसीज बनाना हो गया। लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट का रोल अब बहुत लिमिटेड हो गया है, ज्यादा रोल इन कंपनीज का हो गया। यही सारी चीजें बताते हैं, है ना। तो जितने भी अब एक्सपेंसिव सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इन्होंने कॉस्ट वगैरह बहुत बढ़ा दिया है, प्रॉफिट बहुत कम कर दिया है। और बहुत सारे फार्मर वगैरह तो डेट में, मतलब अब उसमें चले गए, कर्जे में चले गए। और इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस वगैरह भी बहुत हो रहे हैं, आप एनवायरमेंट को भी बहुत हार्म कर रहे हो। आप न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते ही होंगे कि बहुत सारे फार्मर्स जो अपनी जान दे देते हैं। 1997, 98 में तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिला था, इसके बाद से बढ़ते ही जा रहा है। सिंस 1997, 98 हम देखते ही रहते हैं। रीजन क्या है भाई? स्पेट मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर में कुछ एकदम से हो जाना। क्यों हो रहा है ये लार्ज नंबर में? क्यों हो रहा है? एग्रेरियन डिस्ट्रेस। ये जो प्रॉब्लम्स हमने अभी ऊपर पढ़ी, यही मेन कल्प्रिट है। कॉजेस वही, डेट, आपने लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, दिक्कत है, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, इतने हाई कॉस्ट इनपुट है, स्टेट का सपोर्ट नहीं है। पहले गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन अब ये प्राइवेटाइजेशन वगैरह हो गया है। अब आप कैश क्रॉप्स उगा रहे हो, वो जिससे आपको पैसा वगैरह मिलेगा। और ग्लोबलाइजेशन, तो कंपटीशन वगैरह बहुत बढ़ जाता है, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं, तो ये भाई कोशिश कर रहे हैं कि हम फार्मर्स वगैरह को मदद कर पाए। तो चीजें बदल रही हैं बहुत तेजी से हमारे रूरल सोसाइटी के लिए। तो यार बस इतना ही आता है हमारा इस चैप्टर में, बहुत ही छोटा प्यारा सा चैप्टर था। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी रूरल सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हो रही है, लेकिन साथ में किस तरीके से चेंज हो रही है। पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, साथ में नेगेटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, धड़ाधड़ व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। हमारी वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन देखिए, वहां पर आपको भर भर के फ्री रिसोर्सेस मिलेंगी, आपको कोर्सेस भी मिलेंगे, प्रीमियम मटेरियल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।